जयपुर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन का तीसरा दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में पुलिस के समक्ष चुनौतियां और आंतरिक सुरक्षा पर हो रही है चर्चा। पश्चिम बंगाल में ईडी टीम पर हमले के आरोपी टीएमसी नेता शेख शाहजहां को लेकर बीजेपी आक्रामक। राज्यपाल से मिले पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर तत्काल निर्णायक कार्रवाई करने की मांग। अयोध्या में 22 जनवरी को होने जा रहे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर। श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने मंदिर मार्ग, गेट और श्रद्धालुओं के लिए बनाई गई कैनोपी समेत निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। कहा, अंतिम चरण में तैयारियां। भारतीय वायुसेना ने पहली बार कारगिल एयर स्ट्रिप पर सफलतापूर्वक नाइट लैंडिंग की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो किया साझा। बांग्लादेश में आम चुनाव के लिए मतदान जारी। विपक्षी दलों के बहिष्कार के बीच 300 सीटों के लिए 1970 उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला। मतदान के बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा, भारत हमारा भरोसेमंद दोस्त। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में ठंड की भीषण स्थिति बने रहने का अनुमान। और मुंबई में आज खेले जाने वाले दूसरी महिला टी20 मुकाबले में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगी भिड़ंत। पहला मुकाबला जीत चुकी टीम इंडिया की सीरीज अपने नाम करने की होगी कोशिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। जयपुर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में पुलिस के समक्ष चुनौतियां और आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा हो रही है। 3 दिवसीय सम्मेलन में साइबर अपराध, पुलिस व्यवस्था में प्रौद्योगिकी, आतंकवाद विरोधी चुनौतियां, वामपंथी उग्रवाद, जेल सुधार और आंतरिक सुरक्षा मुद्दों पर विस्तार से विचार विमर्श किया जा रहा है। सम्मेलन का एक अन्य प्रमुख एजेंडा नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के लिए रोडमैप पर विचार विमर्श है। इसके अतिरिक्त पुलिस व्यवस्था और सुरक्षा में भविष्य के विषयों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक जैसी नई प्रौद्योगिकियों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों और उनसे निपटने के तरीकों पर भी चर्चा जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 8 जनवरी को लंदन, यूनाइटेड किंगडम की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। उनके साथ रक्षा मंत्रालय का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा, जिसमें डीआरडीओ, सेवा मुख्यालय, रक्षा विभाग और रक्षा उत्पादन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री अपने समकक्ष ग्रांट शॉप्स के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। उनसे रक्षा, सुरक्षा और औद्योगिक सहयोग के व्यापक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। राजनाथ सिंह की ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात करने और विदेश राष्ट्रमंडल और विकास मामलों के मंत्री डेविड कैमरन के साथ बैठक करने की भी उम्मीद है। राजनाथ सिंह ब्रिटेन रक्षा उद्योग के सीईओ और उद्योग जगत के नेताओं के साथ बातचीत करेंगे और वहां भारतीय समुदाय से मिलेंगे। पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय पर हमले में पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज की, लेकिन इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो वहीं राज्य में ईडी पर हुए हमले के बाद राजनीति गरमाई हुई है। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष और सांसद सुकांत मजूमदार ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात की और पश्चिम बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने इस संबंध में राज्यपाल को पत्र भी सौंपा और मामले पर तत्काल कार्रवाई करने की भी अपील की। भाजपा के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल में ईडी अधिकारियों पर हुए हमले के संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। अमित मालवीय ने कहा, एक फोटो शेयर करते हुए लिखा कि ईडी ने खतरनाक अपराधी और ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक के भरोसेमंद गुर्गों में से एक शेख शाहजहां के लिए लुकआउट जारी किया है।
वो अन्य अपराधों के अलावा बड़े पैमाने पर उस राशन घोटाले में वांछित हैं जिसमें बंगाल में सबसे गरीब लोगों के लिए खाद्य आपूर्ति 1 दशक से अधिक समय तक खुले बाजार में बेची गई थी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को शेख शाहजहां को तुरंत गिरफ्तार करने और आतंकी संगठनों के साथ उसके संबंधों की जांच करने का आदेश दिया है। लेकिन संदेश खाली का डॉन होने का दावा करने वाला शाहजहां फरार है। ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की गृह मंत्री भी हैं, ये ममता उनके संरक्षण के बिना संभव नहीं था। अपराधियों को बचाने का ममता का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। बोगतुई नरसंहार के तुरंत बाद ममता बनर्जी अपनी आधिकारिक कार में आरोपी अनुब्रोतो मंडल के साथ घूमती नजर आई थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि शेख शाहजहां जहां भी हो उनके संरक्षण में है। लेकिन जैसे वो अनुब्रोतो को नहीं बचा सकी, वैसे ही वो शाहजहां को भी नहीं बचा पाएंगी। अपराध पर बना उसका खून से लथपथ साम्राज्य ढह रहा है और केंद्रीय एजेंसियों को सौंपने का निर्देश देना चाहिए। और वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बंगाल में ईडी पर हुए हमले पर कहा कि बंगाल में लोकतंत्र समाप्त हो गया है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी लोकतांत्रिक न होकर तानाशाह की भूमिका में है। पश्चिम बंगाल में मैं कल भी कहा, आज भी कह रहा हूं कि बंगाल में लोकतंत्र समाप्त हो गया है। बंगाल में संघीय ढांचा समाप्त हो गया है। बंगाल की मुख्यमंत्री लोकतांत्रिक नहीं होकर के वो डिक्टेटर की भूमिका में है और अपने को समझती है कि ये भारत से कटा हुआ है। ये किम जोंग की तरह ट्रीट करती है, कोरिया के प्रेसिडेंट की तरह। और पश्चिम बंगाल में ईडी टीम पर हुए हमले पर एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। चिराग पासवान ने कहा है कि जो बंगाल में हुआ है वे राज्य सरकार के संरक्षण में हुआ है। ऐसे में अगर बिहार में भी ऐसा होता है तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। जो बंगाल में हुआ है वो राज्य सरकार के संरक्षण में हुआ है। जिस तरीके से ईडी के अधिकारियों के ऊपर इस तरीके से हमला वहां पर किया गया है, बिना राज्य सरकार के संरक्षण के सुनियोजित तरीके से इसको अंजाम दिया गया है। ऐसे में यकीनन बिहार में भी इस तरीके की घटना घटे तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से बिहार के भी कई नेताओं के ऊपर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है, जिस तरीके से ये लोग जाने से बचने के तमाम तरीके के बहाने ढूंढने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे में कल को अगर ईडी की टीम यहाँ पर आती है इनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए, तो यकीनन यहाँ पे भी उस तरीके की घटना घट सकती है। और पश्चिम बंगाल की तरह ही बिहार में भी ईडी पर हमला हो सकता है वाले बयान पर बिहार भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में लालू प्रसाद भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं, गुंडों के प्रतीक हैं, अपराधियों के प्रतीक हैं, तो कुछ भी हो सकता है। बिहार में लालू प्रसाद जी भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं, गुंडों के प्रतीक हैं, अपराधियों के प्रतीक हैं, तो कुछ भी हो सकता है। और झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं। कुछ दिन पहले गांडे से सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है कि सीएम हेमंत सोरेन भी सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं और उनकी जगह उनकी पत्नी कल्पना सोरेन राज्य की नई सीएम बन सकती हैं। अब सीएम हेमंत सोरेन की बहन के बयान ने भी इन चर्चाओं को और हवा दे दी है। दरअसल हेमंत सोरेन की बहन अंजलि सोरेन से जब कल्पना सोरेन के सीएम बनने की चर्चाओं को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो सीएम बन सकती हैं। हमारी पार्टी में अन्य लोग भी हैं, लेकिन इसका फैसला पार्टी के विधायक दल की बैठक में होगा। अभी पुष्टि तो नहीं कर सकती, लेकिन जरूरत पड़ी तो वो सीएम बन सकती हैं। ऐसे आप वहाँ पे कल्पना भी मुख्यमंत्री बनने के लिए भी कोई चर्चा हो रही है वहाँ पे, क्या ऐसा है? अगर जरूरत पड़ा तो बन सकती हैं। हमारा जो पार्टी है इतने सालों से इसमें और भी लोग हैं। अब तो तय होगा, विधायक दल का जो मीटिंग होगा उसमें तय होगा। कल्पना रेस में है आगे? ये तो कंफर्म नहीं बोल सकती हूँ, पर अगर जरूरत पड़ा तो होंगी। कौन? कल्पना जी।
गौरतलब है कि जमीन घोटाले में केंद्रीय एजेंसी ईडी 6 बार हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए समन जारी कर चुकी है, लेकिन हर बार हेमंत सोरेन किसी न किसी बहाने से ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। अब ईडी ने 7वां समन जारी कर खुद सीएम हेमंत सोरेन से पूछा है कि वो खुद बताएं कि कब और कहां मिल सकते हैं। आशंका जताई जा रही है कि इस मामले में कानूनी कार्रवाई के लिए भी ईडी रास्ता तलाश रही है। यही वजह है कि ऐसी चर्चा है कि हेमंत सोरेन की जगह उनकी पत्नी कल्पना सोरेन सीएम बन सकती हैं। हालांकि सीएम हेमंत सोरेन ने खुद इन चर्चाओं को खारिज कर दिया था। कुछ दिन पहले गांडे से झामुमो विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने इस्तीफा दे दिया था। उनका इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया था, जिसके बाद से ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को इस सीट से चुनाव लड़वाकर सीएम बनाए जाने की खबरें तेज हो गई हैं। और वहीं इस बीच इंडी गठबंधन में संयोजक के मामले में चल रही माथापच्ची पर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जब स्वार्थों का टकराव होता है और स्वार्थी गठबंधन बनता है तब तो ये वाजिब है। उन्होंने कहा कि इस स्वार्थी और मोदी विरोधी गठबंधन का एक ही काम है कि हम किसी प्रकार से सत्ता में आए और मोदी को रोकें, जबकि ऐसा होने वाला नहीं है। जब स्वार्थों का टकराव होता है और स्वार्थी गठबंधन बनता है तो ये तो वाजिब है ना। पहले हुआ नीतीश बाबू को दे रहे हैं कन्वीनरशिप, अब उनके क्लोज लोग बोल रहे हैं कि वो कोई आवेदन दिए थे क्या? वो तो पीएम के दावेदार हैं। वहाँ ममता जी हैं, वहाँ राहुल गांधी के समर्थक हैं। आजकल मैंने सुना है कि उद्धव ठाकरे को भी लोग पीएम के रूप प्रोजेक्ट करते हैं। तो ये स्वार्थी गठबंधन, मोदी विरोधी गठबंधन, जिसका एक ही काम है कि हम किसी प्रकार से सत्ता में आए और मोदी जी को रोकें। और कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन 2 महीना के लिए इन लोग की नौटंकी चलने दीजिए तो चलने दीजिए, देश देखने दीजिए। 2 दिवसीय तमिलनाडु ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2024 का आज चेन्नई में शुभारंभ हुआ। तमिलनाडु वैश्विक निवेशक सम्मेलन का लक्ष्य राज्य को 2030 तक 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था तक पहुंचने की दिशा में आगे बढ़ाना है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत की परिवर्तनकारी विकास यात्रा पर प्रकाश डाला, जिसमें देश की नाजुक अर्थव्यवस्था से विश्व स्तर पर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की प्रगति का उल्लेख किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में तमिलनाडु में 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के उद्घाटन पर भी प्रकाश डाला। शिखर सम्मेलन के दौरान तमिलनाडु सेमीकंडक्टर और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स नीति का अनावरण किया गया। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने संयुक्त रूप से श्री पेरनबुदूर में फर्स्ट सोलर की लंबवत एकीकृत सौर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया। निवेशक शिखर सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य कुल 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना है, जबकि पिछले संस्करण में क्रमशः 2.42 लाख करोड़ और 3 लाख करोड़ जमा हुए थे। तीसरे संस्करण में पहले से अधिक निवेश की उम्मीद है। तमिलनाडु ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2024 में 170 वक्ताओं सहित 50 देशों के 450 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हैं। The strength of India, the strength of a Viksit Bharat lies in strong pillars, which are the 28 states and the 8 union territories of India. I believe when Tamil Nadu aspires for a $1 trillion economy by 2030, they are having an ambitious goal of 18% growth every year. And that is what will drive the people of the country. That is what will drive industrialization, new jobs, new work opportunities. The Honorable Prime Minister very recently inaugurated development projects worth over 20,000 crores, nearly $2.5 billion in Tamil Nadu alone. भारतीय वायुसेना ने पहली बार कारगिल एयर स्ट्रिप पर सफलतापूर्वक नाइट लैंडिंग की है। वायुसेना ने यहां पर रात के समय कारगिल एयर स्ट्रिप पर C-130J सुपर हरकुलिस विमान को लैंड करवाया है। भारतीय वायुसेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो साझा कर जानकारी दी। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में आगामी द्विवार्षिक चुनावों में सिक्किम की एक सीट के लिए दोरजी शेरिंग लेप्चा को उम्मीदवार बनाया है।
पार्टी की जारी एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने दोरजी शेरिंग लेप्चा को उम्मीदवार बनाने को अपनी स्वीकृति प्रदान की है। और लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। इस कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ओडिशा के कटक के धबलेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। और आइए अब आपको लिए चलते हैं रामनगरी अयोध्या। श्री राम अयोध्या आए हैं, श्री राम अयोध्या आए हैं, श्री राम अयोध्या आए हैं, श्री राम अयोध्या आए हैं। जय सिया राम सिया राम सिया राम, चले भगवान। जय सिया राम सिया राम सिया राम, चले भगवान। अयोध्या राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने मंदिर में चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि मंदिर मार्ग की तैयारी, मंदिर मार्ग पर लगे गेट, श्रद्धालुओं के लिए बनाई गई कैनोपी आदि का जायजा लिया। यहां की तैयारी लगभग अपने अंतिम चरण पर है। जो हमारे श्रद्धालु यहाँ पर चलेंगे उनके लिए पैदल चलने के लिए धूप, वर्षा, इसके लिए राहत क्या हो, तो जो कैनेपी बनाई गई है उस कैनेपी को जो है वो तैयार किया गया है ऑलरेडी, उसको देखा। और जैसा कि आप सभी यहाँ पर चित्र ले रहे होंगे कि ये स्कैनर का बिंदु है। यहाँ पर वो अपने सामान को स्कैन कराएगा, स्कैन करा के वो पीएफसी को जाएगा तो उसको जो है वो पूरा करेगा। आगे हमने यहाँ पर फ्रिस्किंग का एरिया भी देखा है, जहाँ की फ्रिस्किंग होगी वो अंतिम सिक्योरिटी चेक है। और मैं यह पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि अगले एक सप्ताह में यहाँ से श्रद्धालु जो भी आएगा उसको जाने में पूरी सुविधा होगी। यह अवश्य है कि कुछ काम उस समय भी चल रहा होगा, लेकिन उस कार्य को हम लोग रात्रि में करेंगे और दिन में हम लोग श्रद्धालुओं की जो सुविधा है उसका ध्यान रखेंगे। श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के सफल आयोजन के लिए बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपनी कार्य सेवा दे रहे हैं। मंदिर निर्माण से लेकर पूजा पाठ के इंतजाम तक हर काम श्री राम की सेवा करने जैसा है। इसमें शामिल प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा को शाश्वत आनंद मिल रहा है। मंदिर के मुख्य द्वार के निर्माण कार्य के सुपरवाइजर राकेश ने कहा कि भगवान राम के लिए काम करने से सुख मिलता है। बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। इधर आके ऐसा लग रहा है कि क्या बताएं, कहाँ आ गए अपन। भगवान के रोजाना दर्शन हो रहे हैं और उन्हीं के लिए अभी श्रद्धालुओं के लिए मेन एंट्रेंस गेट है, यहाँ से एंट्री होके आगे जाएंगे मेन गेट पे। उधर नहा धो के स्नान करके अपना जो भी मोबाइल वगैरह अदरवाइज जो भी सामान है लॉकर में रख के वहाँ आराम से अंदर मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे। बहुत कुछ ऐसा अच्छा लग रहा है कि इधर आके कुछ जाने का मन ही नहीं कर रहा है और काम करते हैं, ना कोई थकान है, सब कुछ एकदम नंबर 1। बहुत मजा आ रहा है। जय श्री राम। और वहीं अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का भव्य अभिषेक होना है और इसी खुशी में इसमें भाग लेने वाले सभी मेहमानों और भक्तों को आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर को चढ़ाया जाने वाला प्रसिद्ध प्रसाद श्रीवारी लड्डू खिलाया जाएगा। विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर मंदिर के मामलों का प्रबंधन करने वाले तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने घोषणा की है कि वो राम मंदिर उद्घाटन समारोह के दौरान 1 लाख श्रीवारी लड्डू प्रसादम वितरित करेगा। गौरतलब है कि 22 जनवरी को मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या को सजाया जा रहा है। मंदिर ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की आमंत्रित सूची में 7,000 से अधिक लोग हैं, जिनमें राजनेता, बॉलीवुड हस्तियां, क्रिकेटर, उद्योगपति और बहुत कुछ शामिल हैं। तिरुमाला में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए टीटीडी के कार्यकारी अधिकारी एवी धर्म रेड्डी ने कहा, हमने अयोध्या कार्यक्रमों में भक्तों और वीवीआईपी को सद्भावना संकेत के रूप में 1,25 ग्राम के लड्डू वितरित करने का फैसला किया है।
अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए देशवासियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। समारोह से पहले रामपथ पर बस स्टॉप का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। रामलला प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। रामलला के विग्रह को 1008 छिद्रों वाले कलश से स्नान कराया जाएगा। इस कलश को बनाया है वाराणसी के लालू कसेरा ने। लालू कसेरा से डीडी न्यूज की खास बातचीत आपको दिखाते हैं, देखिए। काशी का काशीपुरा और ये हैं लालू कसेरा, अपने काम में तल्लीन हैं, भगवान राम का काम कर रहे हैं। जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है 22 जनवरी को, उसी की तैयारी में ये भी लगे हुए हैं जो इनसे हो सकता है। क्या क्या काम आप कर रहे हैं जो राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा के लिए? हमारा नाम लालू कसेरा है। हम रामलला जी के लिए झारी और तष्टा अर्घी बना रहे हैं, वाइट मेटल में, जर्मन सिल्वर जिसको बोलते हैं। तो उसकी क्या खासियत है, किस चीज़ का बनाया है? तो 1008 छेदा करवाए हुए हैं। इसमें कुछ होगा गुरुजी का, ये तो हमें नहीं मालूम है, ये तो गुरुजन जानेंगे। तो ये कौन से गुरुजी ने आपको ये बनाने के लिए दिया है? ये लक्ष्मीकांत दीक्षित जी और श्री गजानंद जी, इन्होंने हमें ऑर्डर किया है। लक्ष्मीकांत दीक्षित जी वही गुरु हैं जो जाकर वहाँ प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे काशी से पहुंचकर। उन्होंने ही इनको ये दिया है काम करने के लिए, जो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में क्या बताएं, अर्घी और तष्टा और झारी। इनकी पत्नी हैं सुमन जी। सुमन जी भी इस काम में लगी हुई हैं। सुमन जी, आप बताएंगे कि ये जो काम आप कर रही हैं, ये कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। पहली बार अयोध्या से काम आए हम लोगों के लिए, करने के लिए, उसको करके हम लोगों को बहुत खुशी मिल रही है। तो क्या लिखा उसमें? उसमें लिखे हैं श्री राम जन्मभूमि प्रतिष्ठा महोत्सव अयोध्या सन्मत 2080। ये इसमें इन्होंने लिखा है, जो अर्घा कलसी बता रहे हैं लालू जी, उसको इन्होंने उसमें अंकित किया है, जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसके बारे में और अयोध्या के बारे में जानकारी दी है। दोनों ही दंपति लालू और सुमन जी इस राम काज को कर रहे हैं काशी में, और काशी के काशीपुरा में। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। और प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्री राम के नव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने देश के हर क्षेत्र के विशिष्ट व्यक्तियों को कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण भेजा है। क्या क्या तैयारियां हैं प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की, कैसी होगी प्राण प्रतिष्ठा, क्या क्या होंगे अन्य अनुष्ठान, हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र ने विशेष साक्षात्कार किया है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से। देखिए। प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन ग्राउंड फ्लोर भूतल के गर्भगृह में होगा। तो भूतल तैयार हो गया है, गर्भगृह पूरी तरह से तैयार है। शेष पहली मंजिल फर्स्ट फ्लोर का काम चल रहा है, वो चलता रहेगा। प्राण प्रतिष्ठा किसी नए नूतन विग्रह की होगी। वो नूतन विग्रह बनकर तैयार हो चुका है। 3 विग्रह बन रहे थे, न्यासियों ने एक विग्रह का चयन कर लिया है। ग्राउंड फ्लोर पर गर्भगृह के दरवाजों पर और अन्य दरवाजों पर भी सोने की परत चढ़ाई जाना है। गर्भगृह के दरवाजों पर यह कार्य पूरा हो चुका है, शेष पर धीरे धीरे हो जाएगा। और बांग्लादेश में 12वें संसदीय चुनावों के लिए मतदान जारी है। मतदान 300 सीटों के लिए 1970 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कर रहे हैं।
18 करोड़ की आबादी वाले इस देश में 300 सांसदों और अगली सरकार के लिए चुनाव हो रहा है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका में अपने मत का प्रयोग किया। सत्तारूढ़ पार्टी आवामी लीग अपने चौथे कार्यकाल के लिए 266 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि शेष सीटों पर ये अपने गठबंधन के साझेदारों को उतारा है। शेख हसीना की नेतृत्व वाली आवामी लीग 2009 से सत्ता में है। संसद की मुख्य विपक्षी पार्टी जातीय पार्टी जेपी ने इस चुनाव में 265 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था, लेकिन जातीय पार्टी के लगभग 26 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत बांग्लादेश संबंधों की सराहना की। India is our tested friend during our liberation war. They supported us. Not only that, after 75, when we lost, we two sisters, you can see, when we lost our whole family, father, mother, brothers, everybody, only we two survived. So they gave me shelter. So we have our best wishes to the people of India. दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में ठंड की भीषण स्थिति बने रहने का अनुमान जताया है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग ने कहा कि 8 से 9 जनवरी को पश्चिम विक्षोभ के कारण स्थिति में थोड़ा सुधार होगा। हिमाचल में येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई जगहों पर धुंध और कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। कम विजिबिलिटी की वजह से रेल सेवा के आवागमन पर प्रभाव पड़ा है। राष्ट्रीय राजधानी में शीतलहर जारी है। दिल्ली एनसीआर में न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जिसकी वजह से ठिठुरन बनी हुई है। ठंड से बचने के लिए लोगों ने रैन बसेरों का आश्रय लिया है। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने ट्वीट किया कि ठंड के कारण नर्सरी से कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए स्कूल 12 जनवरी तक बंद रहेंगे। और शीतलहर को देखते हुए लखनऊ जिला प्रशासन ने कक्षा 8 तक के स्कूलों को 10 जनवरी तक बंद करने का आदेश दिया है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुले रहेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में सड़क किनारे सो रहे लोगों को कंबल बांटे। कंबल बांटने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी अधिकारियों से ठंड में संवेदनशीलता दिखाते हुए लोगों की मदद करने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैन बसेरों का निरीक्षण किया और कंबल वितरित किए। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर जिले में सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जले, लोगों को राहत मिल सके, इसके लिए राजस्व विभाग और राहत आयुक्त कार्यालय को उसकी निगरानी के लिए निर्देश दिए गए हैं। साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में शीतलहर जारी है। दिल्ली एनसीआर में न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जिसकी वजह से ठिठुरन बनी हुई है। ठंड से बचने के लिए लोगों ने रैन बसेरों का आश्रय लिया। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने ट्वीट किया कि ठंड के कारण नर्सरी से कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए स्कूल 12 जनवरी तक बंद रहेंगे। और आपको बता दें कि प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्री राम के नव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का ये पूरा साक्षात्कार आप देख सकते हैं आज रात 9:30 बजे हमारे चैनल डीडी न्यूज पर। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।